नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 4 फरवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? राष्ट्र है कांगो गणराज्य। ध्यान रखिए दोस्तों, कांगो गणराज्य नवीनतम दोस्तों इसका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र या सदस्य देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दोस्तों जो ISA है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। और जो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस थी ISA, इसकी दोस्तों स्थापना कब की गई? तो जो दोस्तों COP21 पेरिस फ्रांस में हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 दोस्तों पेरिस फ्रांस में हुआ 2015 में। इसी में दोस्तों भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिए दोस्तों, कौन से COP में की गई? तो COP21 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और उद्देश्य इसका क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसमें दोस्तों आपके जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के देश हैं वह दोस्तों सभी इसके सदस्य देश हैं। जो भूमध्य रेखीय देश हैं दोस्तों, भूमध्य रेखीय देश, वह दोस्तों इसके सभी सदस्य देश हैं। और इसका दोस्तों ध्येय वाक्य क्या है? तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यह दोस्तों इसका वाक्य है। ध्यान रखें दोस्तों, क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना? कांगो गणराज्य। आगे देखिएगा, कह रहा है अगला प्रश्न, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किसका ध्येय वाक्य है? ध्यान रखें दोस्तों, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यह दोस्तों इसका ये इंग्लिश में है। और अगर हिंदी की बात की जाए तो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। यह किसका ध्येय वाक्य है? तो दोस्तों G20 का ध्येय वाक्य 2023 का क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वसुधैव कुटुंबकम। आपको पता होगा 2023 में दोस्तों G20 की बैठक हमारे भारत देश में हो रही है, इसीलिए दोस्तों इसका जो ध्येय वाक्य है वह वसुधैव कुटुंबकम रखा गया। और इसकी 2022 में बैठक कहाँ हुई थी? 2022 में। तो दोस्तों जो बाली इंडोनेशिया में दोस्तों, इंडोनेशिया में इसकी 2022 में बैठक हुई। इसके दोस्तों G20 के भारत इस बार जो 2023 में भारत में बैठक हो रही है, तो इसके शेरपा कौन है? शेरपा की बात की जाए तो शेरपा हैं दोस्तों अमिताभ कांत जो दोस्तों नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। तो 2023 में दोस्तों शेरपा हैं G20 के अमिताभ कांत। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें 19 देश हैं और एक संगठन यूरोपीय यूनियन। तो दोस्तों ध्यान रखें। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट एलोरा की बात की जा रही है। तो प्रोजेक्ट एलोरा को दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया। और इसका कार्य क्या है या किसके उद्देश्य से दोस्तों इसको जो है प्रारंभ किया गया? तो भारत की जो दोस्तों स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए, जो स्थानीय दोस्तों भाषाएं हैं उनको डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की दोस्तों अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। और राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राजभाषा का दोस्तों उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 में दोस्तों राजभाषा का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता फिजी देश के द्वारा की जा रही है। ध्यान रखिए, फिजी देश के द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की जा रही है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को दोस्तों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों,
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया, किस वंश ने कराया? तो दोस्तों जो एलोरा का कैलाश मंदिर है यह महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा के कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित हैं और राष्ट्रकूट वंश के दोस्तों कृष्ण फर्स्ट राजा थे, इन्होंने इसका निर्माण कराया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने कराया और राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने कराया। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया? तो गंग वंश के नरसिंह फर्स्ट ने। ध्यान रखें, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? गंग वंश के नरसिंह फर्स्ट ने। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एमपीसी द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों एमपीसी द्वारा सौरमंडल में स्थित जो बृहस्पति या दोस्तों जिसका नाम जुपिटर है, इसके आसपास दोस्तों 12 उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये 12 जब उपग्रह नए खोजे गए, इसके बाद अब जो बृहस्पति है इसके सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपग्रह जो है बृहस्पति ग्रह के हैं और कितने हो गए? तो 92। इससे पूर्व दोस्तों शनि के उपग्रह सर्वाधिक थे, तो शनि के उपग्रह वर्तमान में अब हो गए हैं 83 और जो बृहस्पति है उसके उपग्रह बढ़ के अब हो गए हैं 92। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला दोस्तों अगर ग्रह की बात की जाए तो वह है बृहस्पति। इसे दोस्तों जुपिटर भी कहा जाता है। इसके वर्तमान में उपग्रह 92 हो गए हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि एस्ट्रॉइड बेल्ट या दोस्तों क्षुद्र ग्रह की जो श्रृंखला है वह किन दो ग्रहों के मध्य पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य दोस्तों जो एस्ट्रॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रहों की जो श्रृंखला है वह पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखें दोस्तों, दिसंबर 2023 तक भारत की पहली दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ध्यान रखें दोस्तों, क्या है? पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। इसका नाम क्या है? वंदे मेट्रो। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा वंदे भारत ट्रेन चल रही थी, लेकिन इसका नाम है वंदे मेट्रो। और यह दोस्तों भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। इसका संचालन करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, इनके द्वारा ही दोस्तों घोषणा की गई है कि दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो जो है संचालित की जाएगी। और 2030 तक दोस्तों 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखें, 2030 तक 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया। और इसका निर्माण दोस्तों भारत में ही किया जाएगा। निर्माण भी भारत में होगा और इसका डिजाइन भी भारत में ही किया जाएगा। इसकी शुरुआत दोस्तों किससे होगी? तो इसकी शुरुआत होगी दोस्तों जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक है, इससे इसकी शुरुआत होगी। कालका शिमला जो रेलवे ट्रैक है यह दोस्तों कहाँ है? तो हिमाचल में। यहीं से दोस्तों इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे देखिएगा, बात की जाए अगर विश्व में प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में संचालित की गई? तो दोस्तों विश्व में प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की गई जर्मनी में। और जर्मनी में दोस्तों किस देश की सहायता से या किस देश ने दोस्तों इसका निर्माण किया है? तो फ्रांस की दोस्तों कंपनी है, फ्रांस की अल्ट्रासाम कंपनी, अल्ट्रासाम। इसके द्वारा ही दोस्तों जो है यह विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन निर्मित की गई। और इसको दोस्तों संचालित कहाँ किया गया है? जर्मनी में। और अगर एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की बात की जाए तो दोस्तों एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई चीन में। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो चीन में। दोस्तों ध्यान रखें, जो ये हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाने की बात की जा रही है, आपको पता होगा 1 फरवरी को अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया। उसमें दोस्तों आपका जो प्राथमिकता मैंने आपको बताई थी, प्राथमिकता 3 थी, उसमें दोस्तों हरित विकास पर बहुत जोर दिया गया। हरित विकास पर दोस्तों बहुत जोर दिया गया। इसी में दोस्तों जो हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसके लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। जो आपका हरित हाइड्रोजन मिशन है, हरित हाइड्रोजन मिशन हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए दोस्तों 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और जो इसी में दोस्तों निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना रखा गया? निवल शून्य
कार्बन उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य दोस्तों कितना रखा गया, तो इसका लक्ष्य रखा गया 2070 तक, कि दोस्तों 2070 तक जो निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन है वो हम लोग शून्य कर देंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों। और इसमें हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए दोस्तों 19,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। और इसमें दोस्तों जो लक्ष्य क्या रखा गया है, तो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक दोस्तों 2030 तक हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष 5 मीट्रिक मिलियन टन दोस्तों जो है इसका हरित हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन करेंगे। इसका वार्षिक उत्पादन करेंगे वार्षिक उत्पादन करेंगे। ध्यान रखें 2030 तक दोस्तों प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 मिलियन टन जो है वार्षिक जो है हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। तो ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखिएगा, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन में चलाई गई है। और अगला प्रश्न है, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किन दो स्थानों के मध्य संचालित की गई। तो दोस्तों ये वंदे भारत ट्रेन है, इसका पहला नाम क्या था, तो T18 इसका पूर्व नाम था और इसका नाम बदलकर फिर वंदे भारत ट्रेन रखा गया है। तो दोस्तों भारत के पहली वंदे भारत ट्रेन किन दो स्थानों के मध्य संचालित की गई, तो दिल्ली से वाराणसी के मध्य यह भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन संचालित की गई थी। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किन दो स्थानों के मध्य संचालित की गई, तो मैसूर और चेन्नई के मध्य दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है संचालित की गई है। आगे देखिएगा, इसका निर्माण दोस्तों जो ये T18 ट्रेन या वंदे भारत ट्रेन है, इनका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई है दोस्तों, इसी में इनका निर्माण किया जा रहा है T18 का, या दोस्तों जो आपका ये वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत गौरव योजना के तहत जो है देश की पहली निजी ट्रेन किन दो स्थानों के मध्य संचालित हुई। इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है कि भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन किन दो स्थानों के मध्य संचालित हुई, तो कोयम्बटूर से शिरडी तक दोस्तों भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन संचालित की गई। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में, और शिरडी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ध्यान रखें। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 3 फरवरी 2023 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो सूरज कुंड मेला है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, हरियाणा में। और इसका कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है, तो 36वां संस्करण आयोजित हो रहा है। इसमें दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे कि इस बार जो 2023 में इसका आयोजन हो रहा है, इसमें थीम राज्य कौन है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर के जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है आपकी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया दोस्तों, इसके जो 8 राज्य हैं वह इसमें दोस्तों थीम राज्य हैं। और पार्टनर देश कौन है, तो दोस्तों पार्टनर देश हैं एससीओ के देश, जो संघाई सहयोग संगठन है, इसके जो सदस्य देश हैं वह दोस्तों इस बार पार्टनर देश है संघाई सहयोग संगठन। इसकी दोस्तों 2023 में बैठक भारत में होनी है। ये भी ध्यान रखें कि 2023 में एससीओ की बैठक कहाँ होनी है, भारत में। और दोस्तों अगर बात की जाए कि 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। और इस बार दोस्तों इसकी बैठक कहाँ होनी है, तो भारत में। आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें जरूर ध्यान रखें दोस्तों, इसका क्रम जरूर आप लोग ध्यान रखें कि 36वें क्रम का है। और आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है, तो हरियाणा में। और थीम राज्य पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं। पार्टनर देश कौन सा है, तो संघाई सहयोग संगठन जो एससीओ है, इसके जो देश हैं वह दोस्तों पार्टनर देश हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया, हरियाणा में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके द्वारा ही दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। और ध्यान रखिए, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी दोस्तों महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ध्यान रखिए दोस्तों, इससे पूर्व कहाँ की राज्यपाल थी, तो झारखंड की दोस्तों राज्यपाल थी, झारखंड की। ये चीज़ ध्यान रखें दोस्तों। और इनका कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं, तो 15वें क्रम की। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया गया।
तो अम्बुबाची मेला दोस्तों कामाख्या माता मंदिर में आयोजित किया जाता है। और कामाख्या माता मंदिर कहाँ है? तो असम में। अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो असम में दोस्तों, कामाख्या माता मंदिर में। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का पहला हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो एशिया का पहला दोस्तों है, एशिया का पहला है फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दोस्तों, जो गांधी सागर बांध है, यहीं पर दोस्तों ये जो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखें। प्रश्न बनता है कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 17वां दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। और दोस्तों, जो इसका क्रम जरूर ध्यान रखें कि इसका क्रम कौन सा है। तो क्रम है दोस्तों इसका 17वां। कौन सा क्रम है? तो 17वां इसका क्रम है। और दोस्तों, जो 2023 में 17वां क्रम था, इसमें अगर बात की जाए कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो इस बार दोस्तों 2023 में मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। ध्यान रखें दोस्तों, जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। और जो इस बार मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति दोस्तों मोहम्मद इरफान जो हैं, यह दोस्तों मुख्य अतिथि थे। और अगर आपसे कहा जाए कि इसमें दोस्तों इस बार 2023 में इसकी थीम क्या थी? 2023 में दोस्तों जो आपका ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी दोस्तों प्रवासियों का एक मिनट दोस्तों, प्रवासियों का अमृत काल में भारत के विकास में योगदान। भारत के विकास में योगदान। आपको पता होगा अमृत काल की अवधि कितनी है? तो दोस्तों अमृत काल की अवधि है 25 वर्ष। ध्यान रखें। और कब से कब तक? तो 2022 से 2047 तक। क्योंकि दोस्तों 2047 में हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इसी दोस्तों अवधि को 2022 से 47 के मध्य जो 25 वर्ष हैं, इन्हें ही अमृतकाल कहा गया है। और इसमें दोस्तों 2023 की थीम क्या थी? प्रवासियों का अमृतकाल में भारत के विकास में योगदान। और अगर बात की जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह पहली बार कब मनाया गया था? तो यह पहली बार दोस्तों मनाया गया था 2003 में। ध्यान रखिए दोस्तों, 2003 में यह पहली बार मनाया गया था। और बात की जाए अगर प्रवासी भारतीय दिवस यह है मनाया क्यों जाता है और कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय जो दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जाए, भारतीय दिवस, ये तो दोस्तों सम्मेलन है। अगर प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जाए तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता तो आपको पता होगा। 9 जनवरी दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो इसीलिए 9 जनवरी 1915 को दोस्तों महात्मा गांधी जी जब वापस आए, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखें, इस बार दोस्तों 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजन हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में। और 2023 में दोस्तों इसी बार मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ऑपरेशन सद्भावना कहाँ आयोजित हो रहा है? तो लद्दाख में दोस्तों जो है आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब दोनों नए यूटी हैं। और लद्दाख में दोस्तों 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से? लेह और कारगिल। जो कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं? लेह और कारगिल। और इसके दोस्तों लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो RK माथुर, राधाकृष्ण माथुर। तो ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। और उद्देश्य क्या है इसका? तो दोस्तों दूर दराज के जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, यही दोस्तों ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य है। दोस्तों सेना द्वारा 7 जो है सेना सद्भावना स्कूल खोले गए हैं। सेना द्वारा 7 जो है सेना सद्भावना स्कूल खोले गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैं भी सुभाष अभियान कहाँ चलाया गया? तो लद्दाख में। मैं भी सुभाष अभियान कहाँ चलाया गया? लद्दाख में। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कब होती है? 23 जनवरी को। इसी दिन दोस्तों 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस।
23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। अगला प्रश्न है, देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो माधवेंद्र सिंह को दोस्तों गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ को के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है। पूछा जाए नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो केवी साजी जो हैं वह यह दोस्तों वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, केवी साजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे? तो दोस्तों जो के विश्वनाथ हैं यह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया। ध्यान रखें, इन्हें 5 बार दोस्तों नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 2017 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखें, के विश्वनाथ जो हैं यह किस इंडस्ट्री से जुड़े थे? तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से। दिलीप महालनोबिस की बात की जाए तो आप दोस्तों नाम से परिचित होंगे, डॉक्टर थे और ओआरएस जो घोल है इसके खोजकर्ता थे दोस्तों दिलीप महालनोबिस। और अभी 2023 में दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी भी दोस्तों हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ध्यान रखें दोस्तों 2023 में इन्हें जो है दिलीप महालनोबिस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अगर दिलीप महालनोबिस की बात की जाए तो आप लोगों ने देखा कि दिलीप महालनोबिस, एक मिनट दोस्तों जी देखिए, दिलीप महालनोबिस मैंने बताया कि पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किए गए और डॉक्टर थे, ओआरएस घोल के खोजकर्ता थे। 2023 में दोस्तों किन किन लोगों को दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तो आपको मैं बता चुका हूँ कि इस बार दोस्तों जो 6 लोग हैं, 6 व्यक्तियों को दोस्तों पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से तो हैं दोस्तों 6 व्यक्ति? एक है दोस्तों श्रीनिवास वर्धन जी, श्रीनिवास वर्धन, यह दोस्तों अमेरिका के निवासी हैं और इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया था पद्म विभूषण। दूसरा नाम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बालकृष्ण दोषी जी। बालकृष्ण दोषी जी दोस्तों आर्किटेक्चर से संबंधित हैं और दोस्तों गुजरात के निवासी हैं। तीसरा दोस्तों नाम ध्यान रखें, जाकिर हुसैन। इस नाम से भी आप लोग परिचित होंगे, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन दोस्तों आपको पता होगा जो तबला वादक हैं जाकिर हुसैन जी, इन्हें दोस्तों इस बार जो है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। चौथे दोस्तों व्यक्ति हैं एस.एम. कृष्णा, इन्हें दोस्तों दिया गया। पांचवा नाम देखिएगा, पांचवा नाम आप सभी लोग इस नाम से भी बहुत अच्छे से परिचित होंगे, मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी, यह दोस्तों यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो इनका भी दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है, तो इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और छठवां नाम अभी दोस्तों मैंने बताया, दिलीप महालनोबिस जी। दिलीप महालनोबिस ये दोस्तों डॉक्टर थे और ओआरएस जो घोल है उसके खोजकर्ता थे। ये दोस्तों 6 व्यक्ति हैं जिन्हें 2023 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन कौन से? श्रीनिवास वर्धन जी, बालकृष्ण दोषी जी, जाकिर हुसैन जी, एस.एम. कृष्णा जी, मुलायम सिंह यादव जी और दिलीप महालनोबिस जी। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला नाम है दोस्तों देखिएगा राकेश झुनझुनवाला। इनकी दोस्तों हाल ही में मृत्यु हो गई है और इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता था? शेयर मार्केट के बिग बुल, शेयर मार्केट के बिग बुल से नाम से दोस्तों फेमस थे राकेश झुनझुनवाला और आकाशा एयरलाइन की दोस्तों स्थापना की थी। राकेश झुनझुनवाला ने दोस्तों आकाशा एयरलाइन की स्थापना भी की थी। भजन सोपारी की बात की जाए तो दोस्तों भजन सोपारी जी जो है संतूर वादक थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जो है इसका पहला संस्करण था और इसमें विजेता टीम कौन सी है? तो केरल विजेता टीम है। फाइनल मैच जो हुआ वह केरल और पंजाब के मध्य हुआ, तो केरल विजेता रही और पंजाब उप विजेता रही। आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन हुआ दोस्तों सूरत में दोस्तों गुजरात में हुआ। और किस तट पर या किस बीच पर? तो डुमासा बीच पर। सर्वाधिक गोल किसने किए? तो अमित गोदारा जो है राजस्थान के, इन्होंने सर्वाधिक 27 गोल किए हैं। ध्यान रखिए दोस्तों। पूछा जाए आपसे, अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया?
तो गुजरात में दोस्तों जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। शुभंकर क्या था? तो सावज इनका शुभंकर था। और जो 37वें दोस्तों राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में। ध्यान रखिए दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।